बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट। बच्चों, फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इस टेस्ट पेपर को बच्चों डिस्क्राइब करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देखें बच्चों। आप लोगों ने टेस्ट दिया है, आई होप अच्छा किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस इज। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें कह रहा कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें आइडेंटिकल डायमेंशंस नहीं है। पहला ऑप्शन बच्चों जो यहाँ पे दिया है, ये बच्चों ऑप्शन ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसका सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। ऑप्शन ये में बच्चों कहा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जिसकी वैल्यू होती है m इंटू आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम टॉर्क कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर या F क्रॉस आर। यहाँ पर बच्चों केवल फार्मूला जानना है। यहाँ पे इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग होता है। यहाँ पे इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं डायमेंशनल फार्मूला देखूं क्या होगा, तो यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू m r स्क्वायर, इन द सेंस कैपिटल M हो गया, m इन द सेंस मास, मास की जगह कैपिटल M, r बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है जो कि यहाँ L स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, ऐसे mL2। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशनल फार्मूला हुआ mL2 हो गया। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम टॉर्क बोलते हैं बच्चों, आगे बातें आपको पता चलेंगी। टॉर्क का यहाँ डायमेंशनल फार्मूला अगर देखेंगे, टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला, टाउ का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का इंटू आर का। फोर्स यहाँ पर बच्चों होगा, फोर्स के लिए mL2t, सॉरी माफ करिएगा, mLt पावर -2 ये होगा। दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई L। आर परपेंडिकुलर एक लेंथ हुआ जिसके लिए डायमेंशनल सिंबल L होगा। तो टॉर्क के लिए बच्चों डायमेंशनल फार्मूला ये आ जाएगा mL2t पावर -2। आप देख सकते हैं इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, वर्क एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इंपल्स एंड मोमेंटम, इन सब के डायमेंशनल फार्मूले सेम है। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला टॉर्क के सिमिलर आएगा जो कि एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पर बच्चों एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का यहाँ डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, और इंपल्स और मोमेंटम का भी डायमेंशनल फार्मूला आपस में सेम होगा। तो यहाँ क्या सेम नहीं होगा? ऑप्शन ये। यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है अ फिजिकल quantity measured and the result is expressed as nu, where u is the unit and n is the numerical value. If the result is expressed in various units then, बच्चों मैंने आपको बताया था समझाते वक्त, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, वो होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता। 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, और इसके अलावा बच्चों 100 मीटर, समथिंग न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, समथिंग यूनिट होता है। बच्चों मैंने बताया था जब बड़ा वाला यूनिट हम यूज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो यहाँ के लिए जैसे मान लो मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर। तो आप देखिए जब मैंने यूनिट को बड़ा किया, सेंटीमीटर से मीटर किया, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 से घटकर 1 आ गया। यानी अगर हम यूनिट बड़ा वाला लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि n विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, और यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है The time dependence of a physical quantity P is given by। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग निकालने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका P है नाम, और वो दिया हुआ P0 मल्टीप्लाइड बाई E की पावर -α टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, ऐसे दिया है। बच्चों फिर कहा गया अल्फा यहाँ पर एक कांस्टेंट है,
टी यहाँ पे टाइम है, तो बताइए अल्फा का यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। ऐसे 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ टी टाइम है, पी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चों ई की पावर अल्फा, ई की पावर समथिंग, बच्चों एक्सपोनेंशियल की पावर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, यानी अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये क्वांटिटी जो होगा डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस होने का मतलब हुआ कि अल्फा का डायमेंशन जो भी होगा और टी स्क्वायर का डायमेंशन जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा। मतलब m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, मैं ऐसे लिख दूं समझाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला जो भी हो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर टी स्क्वायर के लिए बच्चों डायमेंशन हम लिखेंगे, स्मॉल टी टाइम है और उसके लिए सिंबल यूज होगा कैपिटल टी, यहाँ इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू यहाँ के अंदर हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। मेरे प्यारे बच्चों अल्फा का डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m की पावर 0, t की पावर 2 नीचे आकर ऊपर जाएगा, t की पावर -2 और t यहाँ के अंदर बच्चों t की पावर l की पावर पहले लिख देते हैं, l की पावर यहाँ के अंदर 0 हो गया, t की पावर -2 हो जाएगा, वहाँ 0 का फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से बच्चों इसको सिंपली आप ये भी लिख सकते हो t की पावर -2। और अगर यहाँ पे करेक्ट चॉइस हम देखने जाएं कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ मैच कर रहा है बच्चों। करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है द वेलोसिटी v इज गिवन इन द टर्म ऑफ टाइम t बाय द इक्वेशन। बच्चों वेलोसिटी यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ऐसे लिखा गया है। सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं। v इज इक्वल टू, यहाँ गिवन है बच्चों, v इज इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ t प्लस यहाँ के अंदर लगा हुआ है और फिर लिखा हुआ b डिवाइडेड बाई t प्लस ऑफ c, ऐसे दिया गया है। हमसे पूछा गया बताइए डायमेंशंस क्या होंगे ए बी और सी के, ए बी और सी के डायमेंशंस क्या होंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो सिचुएशन दिया उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूं आपको, तो कुछ ऐसे होगा। जो डायमेंशनल फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी आपको बताया था कि लेंथ में लेंथ ही जोड़ सकते हैं, टाइम में टाइम ही जोड़ सकते हैं, बच्चों मास में मास ही जोड़ सकते हैं, उसी तरह से ये वेलोसिटी अगर है तो ये पूरा डायमेंशन वेलोसिटी का होगा। अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं 80 का पूछूं तो ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन देगा और इतने का पूछूं ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन देगा। तो एक बात तो यहाँ पे तय हो गया कि यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास ये t है, ये t का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ये वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूले के सिमिलर आएगा। ठीक है, इस बिहाफ पर हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन ऑफ ये मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ स्मॉल टी, जो कि कैपिटल टी के बराबर होगा, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन। दिस मीन्स हो जाएगा यल टी पावर -1। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये के लिए जो डायमेंशन आ जाएगा, ये के लिए जो डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा बच्चों यल टी पावर -2। ठीक है, यल टी पावर -2 ये हो गया ये के लिए। दूसरा हमसे पूछा बी के लिए और सी के लिए। बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये जो पूरा मैंने घेरा हुआ है इसका डायमेंशन वेलोसिटी के सिमिलर है और नीचे इसके देखिए b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, टी प्लस सी में t इज द टाइम, तो c क्या होगा, ये भी टाइम का ही डायमेंशन देगा। भाई टाइम में टाइम ही तो जोड़ेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखिए t प्लस सी, तो t प्लस सी अगर है तो जो डायमेंशन t का होगा वही c का होगा, क्योंकि टाइम में टाइम ही जोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ c का जो डायमेंशन बनेगा वो टाइम के सिमिलर होगा, यानी कि क्या हो गया कैपिटल T। ओके, अगला हमसे पूछा b का डायमेंशन, तो आप लोग देखो इसको ध्यान से, b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी का जो डायमेंशन होगा वो आपका वेलोसिटी के डायमेंशन के सिमिलर होगा। वेलोसिटी के डायमेंशन के सिमिलर होने का मतलब बच्चों आ जाएगा यल टी पावर -1। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों b का डायमेंशन मुझे बताना है। आई डोंट नो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b, वी हैव टू फाइंड आउट। t प्लस c का डायमेंशन क्या होगा, t का पूछें या c का पूछें दोनों का टाइम के सिमिलर होगा। यहाँ पर t प्लस c का भी टाइम के सिमिलर आएगा। यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास हो गया इक्वल टू यल डायमेंशन इक्वल टू हो गया यल टी पावर -1।
और इस प्रकार से बच्चों b का जो डायमेंशन बनेगा वो आ जाएगा यल टी पावर यहाँ के अंदर बच्चों -1 इंटू 1 यानी t की पावर 0, तो सिंपली क्या बन गया यल। तो इस तरह से डायमेंशन हमारा ए बी और सी का, ए का डायमेंशन यहाँ पर देखिए यल टी पावर -2, बी का डायमेंशन यल हो गया और सी का डायमेंशन टी हो गया, सी का डायमेंशन यहाँ पर टी हो गया और बी का क्या हो गया यल। अगर ऑप्शन में जाकर बच्चों में करेक्ट चॉइस यहाँ देखूँ कौन मिल रहा है, तो यल टी पावर -2 ए के लिए, बी के लिए यल और सी के लिए टी। ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर रहा है। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखें आप लोग, कर फंक्शन एफ इज गिवन बाई, कोई फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 की बात कर रहे हैं और सोल्यूशन पार्ट इसका देखने जा रहे हैं। यहाँ के लिए कहा गया एफ, फंक्शन एफ इज गिवन हियर, ये साइन ऑफ क्या हो गया बच्चों अल्फा एक्स और यहाँ पर है प्लस बी कॉस ऑफ बीटा टी, कॉस ऑफ बीटा टी ऐसे दिया गया है बच्चों। हमसे पूछा कि अल्फा अपान बीटा का डायमेंशन क्या होगा। तो बच्चों ऐसे देखो कि साइन कॉस टेन का जो आर्गुमेंट होता है वो डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एक्स अपने आप में इसका डायमेंशन पूछें तो ये डायमेंशन लेस होगा। मीन्स इसको लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ओके, अल्फा का हमें फाइंड आउट करना है, तो अल्फा का जो डायमेंशन होगा और x का जो डायमेंशन होगा, x का l हो गया, x यहाँ कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया l और इधर का हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा का जो डायमेंशन यहाँ के अंदर बच्चों आएगा ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर -1, t की पावर 0, यानी अल्फा का जो डायमेंशन हो गया बच्चों l पावर -1 के सिमिलर आ गया। इसी तरह बीटा का निकाल लें बच्चों, इसी तरह बीटा इंटू टी ये कॉस का आर्गूमेंट है और इसका जो कॉस टेन साइन जितने भी फंक्शन है ट्राइग्नोमेट्रिक, उनका बच्चों अगर हम यहाँ आर्गूमेंट लेते हैं तो उसमें केवल एंगल आता है और एंगल डायमेंशन लेस होता है, यानी इसका डायमेंशन भी नहीं होगा m0 l0 t0 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमारे पास बीटा का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम t का डायमेंशन, दिस विल बी इक्वल टू m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, डायमेंशन लेस। यहाँ के अंदर बच्चों अगर हम बीटा का डायमेंशन देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ये आ जाएगा t की पावर -1। ओके, अब अगर अल्फा अपान बीटा का डायमेंशन हमें देखना हो, अल्फा अपान बीटा का डायमेंशन, तो ये हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन अपान बीटा का डायमेंशन। अल्फा का डायमेंशन बच्चों हमारे पास कितना है, l पावर -1, ये हो जाएगा l पावर -1 और बीटा का डायमेंशन t पावर -1, t पावर -1, तो ये आपका बन गया कितना बेटा l की पावर -1 इंटू टी। यही हो जाएगा अल्फा अपान बीटा का डायमेंशन। अल्फा अपान बीटा का जो डायमेंशन होगा बच्चों l की पावर -1 इंटू टी, आप चाहो तो यहाँ बढ़ा सकते हो m की पावर 0, l की पावर -1 इंटू टी। ये बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से मैंने लिखा, यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगा अल्फा अपान बीटा का, जो कि ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है। करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर जो होगा बच्चों दैट विल बी ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों कहा गया है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स n क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, इसका सोल्यूशन पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। कहीं पर किसी एरिया को बच्चों कोई पार्टिकल यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस कर रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया को ये क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ के अंदर कहा गया पर यूनिट एरिया को यहाँ क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट परपेंडिकुलर एरिया टू दी x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दी x एक्सिस। एरिया जो है x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये एरिया हुआ, ये x एक्सिस के कैसे परपेंडिकुलर है। कह रहा है
यहाँ के अंदर इसको दिया गया है पर यूनिट टाइम। यहाँ पर n की वैल्यू बच्चों दिया गया कितना, माइनस ऑफ डी, और यहाँ दिया हुआ n2 माइनस ऑफ n1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1, ऐसे दिया गया है। बच्चों डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है, सब आगे पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। फिलहाल ये डायमेंशन का केवल कॉन्सेप्ट यहाँ हम देखेंगे क्या लग रहा है। यहाँ पे कहा गया n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर x इक्वल टू x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ के अंदर बच्चों x का मतलब x एक्सिस की बात हो रही है और x का मतलब यहाँ लेंथ से होगा। मेरे प्यारे बच्चों फिर कहा गया है d को डिफ्यूजन कांस्टेंट कहा बोला जाता है, तो कह रहा कि बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा, d का डिफ्यूजन कांस्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों ये n को जो उन्होंने कहा है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये होगा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिस विल बी इक्वल टू माइनस डी। यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा n2 माइनस ऑफ n1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें केवल डायमेंशन से यहाँ मतलब है। अब दोनों साइड का अगर डायमेंशन लिखे तो नंबर का कोई डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशनलेस हो गया, तो उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं डिवाइडेड बाई। एरिया के लिए हो जाएगा बच्चों डायमेंशन L2, टाइम के लिए हो जाएगा T। ओके, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू, निगेटिव चिन्ह का कोई मतलब नहीं डायमेंशन निकालने में। मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल T का जो डायमेंशन होगा, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1। और n2 और n1 को उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ये क्या है, n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा, नंबर का कोई डायमेंशन होगा नहीं, 1 लिख दिया, और यहाँ वॉल्यूम के लिए बच्चों L3 कर दिया, तो L की पावर -3 आ जाएगा। n2 माइनस n1, इसका डायमेंशन L की पावर -3, इसका डायमेंशन L की पावर -3, तो यहाँ n2 माइनस n1 का भी डायमेंशन हो जाएगा L की पावर -3। और x1 x2 यहाँ के अंदर बच्चों लेंथ है, और लेंथ अगर है तो लेंथ का डिफरेंस भी लेंथ ही आएगा। x1 माइनस x2 का डायमेंशन सीधे मैं लिखूंगा यहाँ के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, L। ठीक है, सॉल्व कर लेना है, इसी को आंसर निकाल लेना है। बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा L की पावर 2 और T हो गया L की पावर -2 हो जाएगा, माफ करिएगा, L की पावर यहाँ के अंदर -2 होगा, और बच्चों T की पावर -1 हो जाएगा। दिस मच वुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ D, D इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट, और यहाँ के अंदर बच्चों ये आ जाएगा, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो L की पावर -4 हो जाएगा, L की पावर -4 टोटल आ गया ऐसे। तो D जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है बच्चों, इसका जो डायमेंशन यहाँ के अंदर आएगा, डिफ्यूजन कांस्टेंट का जो डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, इसको भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, दिस बाई दिस, तो आ जाएगा ये बच्चों, बाई दिस करोगे तो L की पावर -4 ऊपर जाएगा, L की पावर +4, L की पावर +4 इंटू L की पावर -2। मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा L की पावर 2 और T की पावर -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बच्चों डायमेंशन ऑफ D। और ऐसा ऑप्शन अगर मैं जाके देखूं तो मुझे ऑप्शन डी में मिल रहा है। इसको मॉडिफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ऑप्शन दिया है, m की पावर 0 L2 T पावर -1। ठीक है, ये जो हमारा आंसर दिया गया है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट मैचिंग। ओके बच्चों, दिस is the solution for the question number 6. Now let's enjoy question number next. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है if orbital velocity of planet is given by v equal to कैपिटल G की पावर a, कैपिटल M की पावर b एंड कैपिटल R की पावर c, then क्वेश्चन नंबर बच्चों दिस इज 7। हमसे कहा गया ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको v लिखा है वो g के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पावर ये है, और m के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी पावर b है, और r के ऊपर डिपेंड करता है जिसका पावर c है। जब सिंबल को बच्चों क्वेश्चन में बिल्कुल डिस्क्राइब करके ना दिया जाए तो जो यूजुअल सिंबल होता है उसी को मान के चला जाता है।
यहाँ पर जी जो हमारे पास होगा ये होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यम यहाँ मास से है, प्लेनेट के मास से मतलब होगा, और आर यहाँ पर बच्चों हमारे पास होगा रेडियस। किसका रेडियस होगा? जिस भी प्लेनेट की बात की गई होगी उसका रेडियस होगा। तो यहाँ के अंदर इन तीनों का डायमेंशन रख देते हैं और इधर वेलोसिटी का डायमेंशन रख देते हैं। 3 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। न्यूटन जी के अनुसार बच्चों किसी दो मास के बीच, पॉइंट मास के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, दिस इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आगे आप पढ़ोगे। यहाँ के अंदर बच्चों जो F हमारा है, F इज द फोर्स, इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mLT पावर -2। कैपिटल G का हमें पता करना है। कैपिटल G का क्या होगा डायमेंशन? m स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा m1 इंटू m2 के लिए डायमेंशन m स्क्वायर हो गया, और बच्चों यहाँ r स्क्वायर इन दी सेंस इसका डायमेंशन l स्क्वायर हो गया। सॉल्व करके अगर G का डायमेंशन हम निकालें बच्चों तो ये m स्क्वायर नीचे आएगा, m की पावर 2 ऊपर जाएगा, m की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई m। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये आ जाएगा m की पावर -1, m की पावर -1, और यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा l, m की पावर -1, और ये वाला l यहाँ से आएगा तो l की पावर 3 हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों t की पावर -2, उधर तो t है नहीं तो सीधे सीधे t की पावर यहाँ -2 हो गया। हो सकता है आप लोगों को डायरेक्ट याद हो बच्चों, तो डायरेक्ट आप लिखिएगा, टाइम बच जाएगा। ठीक है, मुझे समझाना था तो मैंने पूरा यहाँ सॉल्व करा दिया। अगला है m की, अच्छा इतने g की पावर क्या है? ये g का मैंने डायमेंशन लिखा, उस पूरे की पावर कितनी है? ये m इज द मास, मास के लिए डायमेंशनल सिंबल कैपिटल M ही होगा, कि पावर यहाँ क्या है? b, और r बच्चों यहाँ रेडियस होगा उस प्लेनेट का, तो रेडियस के लिए डायमेंशन यहाँ के अंदर क्या बनेगा? l की पावर यहाँ के अंदर क्या आ गया? c। ओके, अब देखो इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इधर डायमेंशन में लिखूंगा तो आ जाएगा lt पावर -1। m यहाँ मैंने नहीं लिखा तो m की पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं, m नहीं है। यहाँ के अंदर बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो m की पावर ये यहाँ से आया, m की पावर b यहाँ से आएगा, तो m की पावर हो जाएगा ये प्लस b। ठीक, l की पावर 3 यहाँ पर है तो l की पावर 3 टाइम्स ऑफ ये, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ के अंदर c, l की पावर c यहाँ से आ गया। बच्चों t की पावर -2 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा आपके पास t की पावर -2a, और इधर t है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर मैं दोनों साइड को कंपेयर अगर करूं, दोनों साइड की तुलना करूं, तो ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? -a प्लस b, दिस मच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स बच्चों यहाँ के अंदर ये इक्वल टू क्या आ गया? b, जो ये होगा वही b होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और अगला हमारे पास यहाँ के अंदर कंपेरिजन किया जाए तो l की पावर यहाँ 1 है, और इधर देखिए 3a प्लस c, l की पावर कितना है? 3a प्लस c, और यहाँ पर 1 है तो 3a प्लस c इधर से देखिए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ के अंदर 1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ के अंदर हो गया बच्चों 1। इसका मतलब हो गया 3a इक्वल टू माइनस c, या ऐसे रहने दीजिए 3a प्लस c इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर, ये पहला था, ये दूसरा हो गया। इसी तरह थर्ड पावर को कंपेयर करेंगे, इधर है t की पावर -2a और इधर t की पावर -1 है। इसका मतलब बच्चों 2a इक्वल टू 1 हो गया प्लस 1, ये की वैल्यू कितना आ गया? 1/2। अगर बच्चों ये की वैल्यू 1/2 आ गया है तो यहाँ रख लेते हैं, यहाँ के अंदर आ जाएगा, देखते हैं, ये की वैल्यू 1/2 है तो ये इक्वल टू b है, इसलिए बच्चों b की वैल्यू भी, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ b की वैल्यू भी बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2, क्योंकि ये इक्वल टू क्या है? b। अच्छा, यहाँ पर 3a प्लस c, 3a की जगह 1/2 प्लस c इक्वल टू 1 है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा 3/2 प्लस c इक्वल टू 1, यानी c के जगह पर हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 3/2, 1 - 3/2 अगर मैं करूँगा 1 - 3/2 तो ये आ जाएगा -1/2। इसका मतलब c के जगह पर हम लिख सकते हैं -1/2।
ए बी सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली बच्चों। ये के जगह पर ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2, बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू -1/2, यही इसका आंसर होगा। और करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिख रहा है दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ के अंदर बच्चों करेक्ट मैचिंग हमारा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बच्चों क्या कहा गया है, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इफ फोर्स कैपिटल एफ, एक्सीलरेशन कैपिटल ए से दिया है इसको, एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 की बात हो रही है। यहां पर कहा गया है कि फोर्स एफ को और एक्सीलरेशन कैपिटल ए को और कैपिटल टी यहाँ के अंदर टाइम है, कह रहा है इनको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी आप मान लो, वैसे तो होता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप जानते हो, मास, लेंथ, टाइम, और इसके अलावा बच्चों टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इसके अलावा बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, मोल हो गया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप जानते हो। लेकिन वो कह रहा वो नहीं, अलग कोई यूनिट हो जिसमें फोर्स को, एक्सीलरेशन को और टाइम को सिंबल ऐसे दिया है, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए तो यहां आप बताइए डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों 2 तरीके, एक तो एनर्जी को आप लिखो, एनर्जी को इनके रूप में लाने का प्रयास करो, आप लिख दो एनर्जी इक्वल टू, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ पावर लगाओ, इक्वेशन बनाओ, दोनों साइड को सॉल्व करो। या कभी कभी ऐसे काम चल जाता है कि हम एनर्जी का कोई ऐसा एक्सप्रेशन निकालें, केवल डायमेंशन हमें चेक करना है, तो बच्चों बहुत ज़्यादा डायरेक्शन वगैरह पे तो ध्यान देना नहीं है। यहाँ एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, भाई जो एनर्जी होता है और वर्क डन दोनों की यूनिट सेम आती है। कई सारे जगहों पे एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है, और वर्क डन को निकालने के लिए हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ये तो सबको पता होगा। अब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डायमेंशन निकालने में। सिंपली यहाँ पर बच्चों एनर्जी को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन, एनर्जी या वर्क डन के लिए दोनों के लिए सेम आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिसमें ये सारी चीजें आ जाए और उनको हम डायरेक्ट वैसे ही रख दें। तो बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम यहां पर एक्सीलरेशन और टाइम के लिहाज से अगर लिखना चाहें तो यहां पर बच्चों एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम का स्क्वायर, ऐसे। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होगा वो होगा एक्सीलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, और एक्सीलरेशन को यहाँ कैपिटल ये से दिया है इनटू टाइम का स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो अगर बच्चों इसको हम डायमेंशनल फार्मूले के रूप में देखें कि एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन क्या होगा, तो आ जाएगा एफ ए टी पावर क्या आ गया 2, यही इसका आंसर होगा बच्चों। दूसरा तरीका ये था, इधर आप एनर्जी का डायमेंशन लिखते, उधर फोर्स का लिखते, मान के चलते एनर्जी फोर्स के x पावर पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन के y पावर पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के यहाँ z पावर पे डिपेंड कर रहा है। दोनों ओर बच्चों इक्वेशन, दोनों ओर का पावर बैलेंस करते, पावर को कंपेयर करते, 3 इक्वेशन बनते, सॉल्व करते और वहां पर x y z की वैल्यू निकालते और इसमें रख देते, तब मिलता। और एक तरीका सिंपल सा हो गया, ये हर जगहों पे तो नहीं लग पाता, इसमें बुद्धि थोड़ा लगाना पड़ता अलग से। जैसे एनर्जी बहुत सिंपल सी बात कही तो एनर्जी इक्वल टू वर्क डन कई जगहों पे होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के सिमिलर ये होता है। डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक्सीलरेशन से लिंक करने का प्रयास किया, एक टारगेट फोर्स तो हमें मिल गया, दूसरा ये दोनों लाने थे। एक्सीलरेशन इक्वल टू हम यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसे हो गया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सीलरेशन के लिए सिंबल हमारा ये हो गया, टाइम के लिए सिंबल टी हो गया, का क्या हो गया स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, यहाँ डायमेंशनल फार्मूले के रूप में हमें जवाब कुछ ऐसे मिला। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा आ गया दिस इज ऑप्शन बी। यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा बच्चों दिस इज ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा।
मेरे प्यारे बच्चों एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, इसके सोल्यूशन पार्ट की बात करेंगे हम लोग। पी वी इक्वल टू एन आर टी, आप सबने सुना होगा। यहाँ आर के जगह पर बच्चों हो जाएगा पी वी डिवाइडेड बाई एन इंटू टी। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों पी वी प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन आता है, ये बच्चों सीधे सीधे एनर्जी का एक्सप्रेशन देता है। इसका यूनिट हो जाता है जूल। अगर इसका यूनिट हम लिखें इस पूरे का, तो यहाँ पर बच्चों पीवी का यूनिट जूल के सिमिलर आएगा। और यन का मतलब बच्चों यहाँ पर हमारे पास हो गया मोल, और यहाँ टी का मतलब हो गया केल्विन। तो यहाँ यूनिट जो इस पूरे का बना, इस पूरे का यूनिट बना हो गया जूल पर मोल पर केल्विन। उसके हिसाब से बच्चों आर का जो डायमेंशनल फार्मूला, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला बनना चाहिए, वो होना चाहिए जूल का अपान मोल का अपान जो है केल्विन यानी टेम्परेचर का। तो जूल का हो जाएगा mL2T पावर -2 एनर्जी के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, सबको याद रहता है। मोल के लिए डायमेंशनल सिंबल होगा, मैंने बताया था MOL। और यहाँ के लिए जो हमारा टेम्परेचर है केल्विन के लिए या तो के या तो थीटा लिखा जाता है। यहाँ ऑप्शन में आप देखिए थीटा लिखा है, तो इसकी जगह आ गया मोल और ये ऐसे हो गया इनटू यहाँ के अंदर क्या हो गया थीटा। और थीटा में वास्तव में यहाँ कैपिटल थीटा ऐसे लिखा जाता है, ये होगा तरीका। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर जो आ जाएगा वो हो जाएगा mL2T पावर -2 और थीटा की पावर बच्चों यहाँ -1 हो जाएगा, और मोल मोल की पावर -1 हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन को मैं यहाँ खोजूं कि कहाँ पे मिल रहा है, mL2T पावर -2 थीटा पावर -1 मोल पावर -1, बच्चों ऑप्शन डी में मिल रहा है। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, option D would be the correct choice in this particular question. Now let's enjoy question number next. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है, देखें आप लोग, the respective number of significant figures for the नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। We are talking about question number 10 and 3 numbers are mentioned over here. First number is 23.023. Second number is given here 0.0003। यहाँ पे अगला नंबर बच्चों हमको दिया गया है 2.1 इंटू 10 की पावर समथिंग 10 की पावर -3। हमसे कहा गया बच्चों यहाँ के अंदर कि आप सर ये बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हैं। बच्चों यहाँ लेफ्ट से हम शुरू करते हैं, पहला जो नॉन जीरो मिलता वहीं से कंटिन्यू हो जाते हैं। यहाँ नॉन जीरो मिला, कंटिन्यू हो गए, पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 5। अगले में देखें, हम यहाँ से शुरू होंगे बच्चों, लेफ्ट से राइट जाते रहेंगे। जब नॉन जीरो मिलेगा वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे। नॉन जीरो मुझे यहाँ मिला तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ के अंदर कितना आ गया 1। केवल 3 यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बाकी ये नहीं होंगे। यहाँ पर बच्चों फिर यहाँ पर लेफ्ट से शुरू करेंगे 1 2। 10 की पावर बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो यहाँ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, नॉन जीरो यहाँ 2 में मिला, 2 हो गया, और 1, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पर जवाब हो गया 512 जो मुझे मिल रहा है वो ऑप्शन बी में मिल रहा है बच्चों। यहाँ करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटीज ए बी सी एंड एक्स इज गिवन, एक्स इज, बच्चों x को ऐसे दिया गया, कोई क्वांटिटी है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया x इक्वल टू a b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c का क्यूब। ऐसे बच्चों हमसे कहा गया है द परसेंटेज, इफ द परसेंटेज एरर्स ए बी सी आर, मतलब ए और बी और सी में परसेंटेज एरर जो हमारे पास है +-1%, +-3%, +-2%, तो कह रहा बताइए दी परसेंटेज एरर इन एक्स कैन बी। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रोडक्ट के रूप में हो या डिवीजन के रूप में हो तो मैंने आपको बताया था एक्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये, और यहाँ के अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर सी की पावर -3, ऐसे लिख सकते हो।
इसको मैंने बताया था लिखने का तरीका, जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे। डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू हो गया था डेल्टा ये अपान ये प्लस हो गया था 2, पावर सामने आ जाता है, यहाँ इसका पावर 1 था, इसका पावर 1 था, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपान बी और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी अपान सी। मैंने एक सावधानी बताया था बच्चों कि जब परसेंटेज एरर इस तरह के केसेज में आप निकालने चलो तो यहाँ हमेशा प्लस लिया जाता, माइनस नहीं लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ -3 था तो सर ने यहाँ -3 क्यों नहीं किया। बच्चों परसेंटेज एरर, जब बच्चों सभी क्वांटिटीज में एरर आता है तो एरर हमेशा ट्रांसमिट होता आगे बढ़ता है, ना कि घटता है। यहाँ सबको हम प्लस लेंगे ना कि माइनस लेंगे। तो बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 कर देते हैं ताकि परसेंटेज एरर का पता चले। इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ये अपान ये इंटू 100 प्लस बच्चों हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। ओके, अब यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया परसेंटेज एरर इन ये, इतना पार्ट हो गया परसेंटेज एरर इन बी, इतना पार्ट हो गया परसेंटेज एरर इन सी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, डेल्टा ये अपान ये इंटू 100 के जगह पर हमारा परसेंटेज एरर जो ए में है वो दिया गया है 1%। तो इसका मतलब इसकी जगह 1 हो गया, इसके जगह बच्चों क्या हो गया 1। अच्छा, यहाँ हमारे पास प्लस यहाँ के अंदर है 2 इंटू डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 यानी बी में आने वाला परसेंटेज एरर जो है वो बच्चों यहाँ 3% है, मैं प्लस वाला ही लूँगा, 3% हो गया। प्लस 3 इंटू सी में आने वाला जो परसेंटेज एरर है बच्चों वो 2% है, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 के जगह पर 2 कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 1 + 6 यानी कि यह हो गया 13%। टोटल परसेंटेज एरर बच्चों यहाँ के अंदर 13% आ जाएगा और ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर होता है। डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 दिस विल बी 13%। ओके, प्लस माइनस आप चाहो तो लगा सकते हो बाद में, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा दैट विल बी ऑप्शन ये। ऑप्शन ये वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है विच आम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग दी वेक्टर। वेक्टर के संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता, बात सही है। अगर वेक्टर के केवल मैग्नीट्यूड की बात हम करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, अगर कोई वेक्टर के केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम कह रहे हैं कि एक कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो बच्चों ये जो हमने अभी आपको जानकारी दिया इसमें मैंने डायरेक्शन भी मेंशन किया और मैग्नीट्यूड भी मेंशन किया। केवल अगर मैग्नीट्यूड को हम देखें तो मैग्नीट्यूड अपने आप में क्या होगा, स्केलर। ठीक है बच्चों, तो बात तो सही है, पहला वाला सही है। बी में कहा गया ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर स्केलर होगा? नहीं सर, किसी वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर नहीं होता है, वो भी वेक्टर होता है। जैसे मैंने लिखा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यहाँ पर बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर आर के कंपोनेंट माने जाएंगे। क्या ये स्केलर है? नहीं बच्चों, यहाँ के अंदर मैंने क्या किया, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। यहाँ पर मैंने कोई वेक्टर ले लिया, ये इसका एक कंपोनेंट मैंने x के अलांग लिया, एक कंपोनेंट बच्चों यहाँ y के अलांग लिया। आप लोगों की आदत होती है कंपोनेंट लेते हो a का कंपोनेंट थीटा एंगल पर लिया, आपने लिख दिया ये कॉस थीटा, लेकिन ये कॉस थीटा बच्चों केवल मैग्नीट्यूड आपने लिया है। यहाँ पर इसका ये वाला कंपोनेंट ऐसे मैं लिखूंगा ax और इसका ये वाला y वाला कंपोनेंट जो होगा इसको मैं लिखूंगा ay। मेरे प्यारे बच्चों ये x और ये y भी आपस में वेक्टर होंगे। ax प्लस ए वाई, अगर वेक्टर ax प्लस वेक्टर ए वाई करेंगे तो वेक्टर ये हमें मिल जाएगा। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर होता है, ना कि स्केलर होता है। हाँ, उस कंपोनेंट का केवल अगर मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो वो मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, ना कि कंपोनेंट स्केलर होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो, मतलब यहाँ पर ये जो अभी स्टेटमेंट ए में दिया था वो तो सही बोल रहा है, स्टेटमेंट बी में जो कह रहा है बच्चों वो गलत बोल रहा है।
और सवाल में हमको यही छांटना था, यही फिल्टर करना था कि क्या गलत है। यहाँ बी वाला गलत है। सी में कहा गया टू वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन नॉट हैव दियर रिजल्टेंट जीरो। दो वेक्टर का अगर बच्चों अलग अलग मैग्नीट्यूड है, जैसे ये 10 यूनिट का है और ये हमारा अगला वाला सपोज करिए 15 यूनिट का है, क्या इनको हम नलीफाई कर सकते हैं? नहीं। किसी भी एंगल पर दोनों को लगा के देख लीजिए, एक दूसरे के प्रभाव को दोनों कैंसिल नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। बच्चों यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में हमको कहा गया वेक्टर ओबे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। बिल्कुल ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, पॉलीगन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। बच्चों जितने भी वेक्टर के रूल्स हैं सब फॉलो करेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बट यहाँ हमें गलत वाला अलग करना था, तो ये सही हो गया, बी गलत हो गया और बच्चों सी सही हो गया, डी सही हो गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन के आदेशानुसार जो सही है कि गलत वाला कौन है, वो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। ठीक है बच्चों, यहां पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट चॉइस होगा। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। बच्चों कोप्लेनर इन दी सेंस 2D की बात हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है। यहाँ पर बच्चों कोप्लेनर मतलब 2D की बात हो रही है और 2D में बच्चों यहाँ डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर्स हैं तो कम से कम उनकी संख्या 3 होनी चाहिए। किसी भी दो का रिजल्टेंट अगले को बैलेंस कर जाता है ऐसे केस में। बच्चों यहाँ पे तभी रिजल्टेंट जीरो होगा। 2D में कम से कम 3 वेक्टर चाहिए होंगे, 1D में कम से कम 2 वेक्टर चाहिए होंगे, 3D में कम से कम 4 वेक्टर चाहिए होंगे। जितना D उससे एक ज़्यादा, तभी रिजल्टेंट वेक्टर जीरो आ सकता है, अदरवाइज जीरो नहीं आ सकता है। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। यहाँ के लिए बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस होगा। 3 वेक्टर चाहिए होंगे कम से कम 2D में, तभी रिजल्टेंट जीरो आएगा। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया है 5 इक्वल फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट एंड ऑल आर लेइंग इन वन प्लेन। 3 यहाँ फोर्सेज हैं 10-10 न्यूटन के हैं और बच्चों एक ही प्लेन में वो लाई कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है बच्चों। इसका सलूशन हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर 5 इक्वल फोर्सेज। पहली बात बच्चों जितने फोर्सेज हैं F1, F2, F3, F4 एंड F5, यहाँ पर इन सबके मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल फोर्सेज हैं। ठीक है यहाँ पर, और प्रत्येक का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 10 न्यूटन का है। ओके, फिर कह रहा आर अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑल लेइंग इन वन प्लेन। मतलब वन प्लेन में अप्लाई करने का मतलब हुआ कि ये सभी फोर्सेज कैसे हैं? कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर हैं बच्चों। अगर ये सभी कोप्लेनर हो गए, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इफ द कंसेक्यूटिव एंगल बिटवीन देम आर इक्वल। बच्चों इस प्रकार से सिचुएशन बना होगा, फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3, फोर्स नंबर यहाँ के अंदर बच्चों 4 और फोर्स नंबर 5, ऐसे 5 फोर्सेज होंगे। मैं इसको सही से बना दूँ थोड़ा। यहाँ के अंदर बच्चों ये रहा फोर्स नंबर 1, ये रहा फोर्स नंबर 2, ये रहा फोर्स नंबर 3, ये रहा फोर्स नंबर 4, ये रहा फोर्स नंबर 5। ऐसे 5 फोर्सेज हैं। 5 फोर्सेज 5 फोर्सेज यहाँ के अंदर बच्चों हैं और एक कंसेक्यूटिव एंगल सेम बता रहा है, सबके मैग्नीट्यूड भी सेम बता रहा है और साथ ही साथ कोप्लेनर की कंडीशन दे रखी है। बच्चों कोप्लेनर हो, कंसेक्यूटिव एंगल सेम हो और साथ ही साथ सबका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो इन सब का रिजल्टेंट हमेशा जीरो आता है। ये बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो वेक्टर को जन्म देगा और यहाँ पर बच्चों हमारे पास नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। तो यहाँ के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन ए। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन ए। ओके, this is the solution for the question number 14. Now let's enjoy question number next
1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों इसमें बोला गया है गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, या 0 वेक्टर लिख सकते थे, वो भी सही होता। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ द आइदर ऑफ द 2 हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। ओके, हमसे कहा गया है देन दी एंगल बिटवीन दी 2 वेक्टर्स इज, तो उन दोनों वेक्टर के एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स इज, जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का आपसी एंगल बच्चों कितना कितना होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ के अंदर बच्चों है 15। हमसे कहा गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट ले रहे हैं, हमें 0 मिल रहा है, या 0 वेक्टर लिख सकते थे। बच्चों ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया कि इनमें से 2 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, जैसे मैंने मान लिया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थर्ड वेक्टर के बारे में ये बोला गया कि थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग 2 वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड हैं आपस में बराबर ही हैं, उनका स्क्वायर रूट 2 टाइम्स है, मतलब c इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स ऑफ बी, ऐसे दिया है। बच्चों हमसे पूछा गया कि यहाँ क्या सिचुएशन बनेगा, ए बी और सी, ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा, बी और सी के बीच में क्या एंगल होगा, सी और ए के बीच में क्या एंगल होगा, ऐसे पूछा गया है। बच्चों यहाँ के अंदर जो हमें सिचुएशन दिया है, हम मान के चलेंगे तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। अगर ऐसा हम नहीं मानेंगे तो रिजल्टेंट 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। 3D में कम से कम 4 वेक्टर चाहिए होंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट 3 वेक्टर मिलके 0 दे रहे हैं, मतलब ये कोप्लेनर है, ये सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी, ओके। अब अगर मैं क्या करूं बच्चों, मान लेता हूं कि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, सपोज करिए ए और बी के बीच में एंगल मैंने मान लिया थीटा है। दोनों साइड का बच्चों मैं क्या ले लूं, मैग्नीट्यूड, तो मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ऐसे आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये बाई फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ के अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए बी के बीच के एंगल का कोजाइन कॉस थीटा, यहाँ पर ये पूरा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, सिंपली मैंने लिख दिया सी, ठीक है। अब देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम दिया है, यानी कि दोनों साइड का एक काम करते हैं, दोनों साइड का अभी स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ बच्चों सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ के अंदर बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इन दी सेंस बच्चों ये भी हो गया ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू ये 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू ये, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया कॉस थीटा, दिस होल मच इज इक्वल टू ए का दिस मच इज इक्वल टू सी के जगह पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 2a, यहाँ के अंदर लिख सकते हैं बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ के अंदर ये स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ये स्क्वायर हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये स्क्वायर, यहाँ के अंदर बच्चों कॉस थीटा हो गया और ये आपके पास आ जाएगा, ये कॉस थीटा हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों 2a स्क्वायर लेफ्ट और राइट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ के अंदर मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ये स्क्वायर, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, दिस मच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों यहाँ के अंदर cos थीटा 0 हो गया, cos थीटा 0 होने का मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच का एंगल पक्का है 90 डिग्री होगा। अब बच्चों ए और बी के बीच का जो एंगल होगा मैं यहाँ आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज ये हमारे पास रहा, यहाँ पर बच्चों ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर बच्चों यहाँ पर मैं देखूं कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये और बी का रिजल्टेंट, इनके बीच में एंगल मैंने थीटा माना था जो पता चला अभी अभी कि 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये और बी का रिजल्टेंट जो होगा बच्चों ना वो ऐसे कहीं से हो करके जाएगा और ये रिजल्टेंट जो यहाँ के अंदर आएगा
ए और बी का रिजल्टेंट क्योंकि 90 डिग्री पर है तो यहाँ के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू बी है। सॉल्व करने पर बच्चों ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2a। अब तीसरा वाला जो वेक्टर सी है बच्चों वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। वेक्टर सी जो है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों, वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ऐसे मैं लिख देता हूं, सी का जो मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट 2a के बराबर हो गया अगर, जो कि सवाल में दिया है, तो अपने आप मामला बैलेंस हो जाएगा। इन दोनों के रिजल्टेंट को ये वाला वेक्टर बैलेंस कर दे रहा है, तो नेट फोर्स, नेट वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आना ही था। अब एंगल क्या क्या हुआ देखिए, सब लोग ध्यान से देखें बच्चों, ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, बी और सी के बीच में एंगल, ये देखिए अगर ऐसे इसको बढ़ा देंगे तो बिल्कुल सिमेट्री बनेगी, ऐसे ये 45 आ जाएगा बच्चों, ये बीचों बीच से जा रहा है ना, ये 45, ए 45, ए भी 45, तो ये पूरा हो जाएगा 90 प्लस 45, यानी ये पूरा 135 डिग्री आ गया। सिमिलरली यहाँ पर ए और सी और ए के बीच में एंगल, ये 45 हो गया प्लस इधर 90, बच्चों यहाँ पर ये भी हो गया 135 डिग्री। तो यहाँ के लिए जो आंसर हमारे पास आएगा, ये बी सी, ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, बी और सी के बीच में एंगल 135 डिग्री, और बच्चों सी और ए के बीच में एंगल भी 135 डिग्री के बराबर आ गया, ये आ गया 135 डिग्री। और यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में जाके देखूं कि ये मुझे कहाँ पे मिल रहा है, तो बच्चों ऑप्शन डी में मुझे करेक्ट दिख रहा है मैचिंग। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कहा गया है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ये वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर। बच्चों तो हमसे पूछा व्हाट इज द अदर कंपोनेंट, एक दिया है अगला पूछा है, मतलब इसमें दो ही कंपोनेंट की बात हो रही है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार हम दो कंपोनेंट यहाँ के अंदर लेंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट। यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का जो तरीका होगा सिंपली ऐसे होगा, कोई यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल होगा, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर किसी एंगल पे पार्टिकल जा रहा होगा, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, वी एक्स और वी वाई। बच्चों किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट को अगर हम बैलेंस करें तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर वी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, वी जो वेलोसिटी हमारे पास है दे रखा है, दिस इज 80 स्क्वायर, यहाँ के अंदर बच्चों 80 हो जाएगा, स्क्वायर तो बाद में करेंगे, इक्वल टू हमसे दिया उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है। मान लिया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया 40 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर देता हूं मैं तो यहाँ बनेगा 80 स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस ऑफ 40 स्क्वायर। यहाँ ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के अनुसार इसको मैं मैनेज करूं तो मेरे प्यारे बच्चों वी वाई की वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, एक ब्रैकेट में 80 प्लस 40 और अगले ब्रैकेट में 80 माइनस 40, यानी कि 120 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 40। यहाँ के अंदर बच्चों ये आपके पास कुछ सिचुएशन बना, अगर वी वाई को मैं निकालना चाहूँ तो स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा 12 इंटू 4 और एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से 100, ये हो जाएगा बच्चों 100। ओके, 10 इंटू 10 100। यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 4 बाहर निकला 2, 10 बाहर निकला 100 बाहर निकला 10 बन गया। 12 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 और 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ के अंदर बच्चों स्क्वायर रूट में 3 बचेगा। तो सब कुछ मिला जुला करके y कंपोनेंट हमारे पास जो आया वो कुछ ऐसे हो गया, 40 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट में 3, 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.732। मेरे प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो 40 के 1.5 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 से ज़्यादा ये, यानी कि 60 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 60 से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है 69.28,
यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 69.28 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन में बच्चों देखें तो हमें करेक्ट चॉइस जो यहाँ दिख रहा है, दिस इज ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 2p। क्वेश्चन नंबर दिस इज 17। दो वेक्टर हैं बच्चों जिनका नाम p और q है, वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, 2p। देखिए दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम यहाँ p है, अगले का नाम यहाँ पे q है, इनके बीच में एंगल थीटा है और इनका जो रिजल्टेंट यहाँ के अंदर गया हुआ है कहीं पे, ये बच्चों रिजल्टेंट ऐसे कहीं गया होगा। इस रिजल्टेंट की वैल्यू उन्होंने बताया है 2 टाइम्स ऑफ p के बराबर है। ठीक, हमसे कहा गया व्हेन द इंक्लिनेशन इज चेंज टू 180 माइनस थीटा, मतलब इनके बीच का जो एंगल है थीटा से बदल कर 180 माइनस थीटा कर दिया जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज हाफ, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो हाफ हो जाता है। बच्चों पहला सिचुएशन पहले मैं देख रहा हूं, पहला सिचुएशन जो हमारे सामने है वो कुछ ऐसे है, P और Q का रिजल्टेंट, P प्लस Q का रिजल्टेंट यहाँ के अंदर R, ऐसे मैंने माना है। दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास आ जाएगा, अगर सॉल्व करूँ तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर r का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ p के बराबर है, ऐसे मैंने रख लिया। देखिए दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं बच्चों तो यह आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, दिस होल मच विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है दूसरे केस में अगर उनके बीच का एंगल बदल दिया जाए, 180 माइनस थीटा कर दिया जाए, किसी एक को मैं मोड़ दूं, P को मोड़ दूं या Q को मोड़ दूं, सपोज करिए Q को मैं मोड़ देता, ऐसे Q यहाँ है तो Q को यहाँ कर दूं, तो बच्चों अब P और Q के बीच में जो अब एंगल आएगा वो थीटा नहीं होगा, वो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है बच्चों, अगर Q को आप ऐसे मोड़ दोगे ये वाले डायरेक्शन में, ऐसे चला जाएगा, तो P और Q के बीच का, P और Q के बीच का जो अब एंगल बनेगा, P यहाँ है, आप लोग देखो P यहाँ है, Q यहाँ है, ये Q जो यहाँ था उसको मैंने मोड़ दिया तो ये माइनस Q हो गया। अब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो बच्चों 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंगल को कह रहा है दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा कर दिया जाए। आप ऐसे समझो कि वेक्टर को रिवर्स कर दिया गया, या यूं समझो यहां पर एंगल 180 माइनस थीटा कर दिया गया। तो बच्चों जब दूसरी बार हम इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की बजाय 180 माइनस थीटा आएगा। तो परिवर्तन कहां पे होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ही आएगा, 2 टाइम्स ऑफ p इंटू क्यू इंटू कॉस, यहां के अंदर बच्चों थीटा के जगह पर कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, सीधे सीधे आप इतना समझेंगे बिना कंफ्यूज हुए कि यहां पर एंगल बदल कर थीटा के जगह 180 माइनस थीटा कर दिया गया, तो जो रिजल्टेंट यहां 2p था वो रिजल्टेंट अब बच्चों यहां के अंदर जो आ गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज हाफ, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का आधा हो गया। पहले रिजल्टेंट अगर 2p आ रहा था तो अब p आएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ p स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, ये मैंने स्क्वायर करके लिखा था 2p का, तो 4p स्क्वायर आया था, अगर यहाँ p होता तो यहाँ p स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ के अंदर एक इक्वेशन तो हमारा ये बना है, और दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, p स्क्वायर प्लस ऑफ q स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2pq कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू p स्क्वायर। ऑप्शन दूसरा हो गया। हमसे पूछा गया सर आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर p और q का रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ p एंड q। बच्चों अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर दूं तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला, यहाँ के अंदर मुझे मिला p स्क्वायर 2p स्क्वायर
2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, और ये दोनों बच्चों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, इक्वल टू यहाँ के अंदर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर। ऐसे आ गए, ऐसे आ गए। अब देखिए आप लोग, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 2p स्क्वायर और 5p स्क्वायर, 5p स्क्वायर को उधर ले जाओ, 2p स्क्वायर को उधर ले जाओ राइट में, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर और इधर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ के अंदर p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर 2 बाई क्या हो गया 3, यानी p डिवाइडेड बाई q की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। और इस बिहाफ पे अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन पहला मुझे करेक्ट दिख रहा है मैचिंग, यहाँ करेक्ट चॉइस हमारा होगा बच्चों ऑप्शन ये। ओके, ऑप्शन ये वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 2 वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा हैव ये रिजल्टेंट सी। ए और बी का रिजल्टेंट सी है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, विच मेक्स एन एंगल बीटा विथ ये। जो रिजल्टेंट हमारा है वो ये के साथ बीटा एंगल बना रहा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज, अगर ए और बी के डायरेक्शन को इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि जो ए की डायरेक्शन वो बी को मिल जाए और बी की डायरेक्शन जो है वो ए को मिल जाए। इसका मीनिंग क्या हुआ समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ पर वेक्टर ये रहा और यहाँ पर वेक्टर बी रहा, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा रहा, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट सी है। इनका रिजल्टेंट सी कहीं बीच में से गया होगा ऐसे, ठीक है, इनका रिजल्टेंट सी है। ऐसे देखिए, थोड़ा मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको मेन चीज समझा पाऊं। बच्चों एक वेक्टर को इसमें बड़ा मैं मान लेता हूं, आपको समझाने के लिए कोई एक वेक्टर को मैं बड़ा मान लेता हूं। तो जब यहाँ पर बच्चों एक वेक्टर को मैं बड़ा मानूंगा तो रिजल्टेंट का झुकाव बड़े वाले वेक्टर की ओर होगा। ये रिजल्टेंट जो हमारे पास था जिसको सी कह रहा हूं, उसका झुकाव बच्चों बड़े वाले वेक्टर की ओर ज्यादा होगा। ये टोटल एंगल थीटा है, ठीक है। रिजल्टेंट मैं निकालूंगा सी का मैग्नीट्यूड, यहाँ के अंदर जो भी होगा वट एवर, यहाँ रिजल्टेंट की वैल्यू जो होगी स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सवाल में फिर कहा गया है कि अगर ए और बी के डायरेक्शन को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि ए की डायरेक्शन बी को मिल जाए और बी का डायरेक्शन ए को मिल जाए, तो सिंपल सी बात है, आप एक काम कर लीजिए, ए और बी के डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब ए और बी के पोजीशन को रिप्लेस कर देना है। यही सिंपल सा मतलब हुआ। मतलब बच्चों यहाँ पर अब जहाँ पे बी था वहाँ ए आ गया और जहाँ पर बी था वहाँ ए आ गया। ये देखिए, ये बड़ा है ऐसे, ये आ गया, और जहाँ पर ए था वहाँ बी आ गया, ऐसे बी आ गया। अब रिजल्टेंट बच्चों उनके बीच में एंगल जो अभी भी है वो थीटा है, उनके बीच में जो एंगल है वो अभी भी थीटा है। तो यहाँ पर इन सबका रिजल्टेंट जो होगा अभी भी वही रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो हमारा है पहले ये सी था, यहाँ पर बच्चों जो रिजल्टेंट हमारा है वो ए के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, बी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी के बीच में कितना एंगल है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या ए का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं सर, डायरेक्शन केवल यहाँ इंटरचेंज हुआ है। क्या बी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं सर, केवल डायरेक्शन इंटरचेंज हुआ है। क्या ए और बी के बीच में एंगल चेंज हुआ? नहीं सर, ए और बी के बीच में एंगल पहले भी थीटा था, अभी भी थीटा है। तो रिजल्टेंट जितना पहले आ रहा था रिजल्टेंट उतना अभी भी आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। लेकिन हाँ, एक बात और है, यहां अगर आपने इसके जगह पर बी के जगह पर ए को दे दिया, डायरेक्शन इंटरचेंज कर दिया, तो अब ये वेक्टर जो हमारे पास रिजल्टेंट वाला था उसका झुकाव ए के साइड में ज्यादा रखना है। जो रिजल्टेंट यहां जा रहा था वो अब यहां जाने लगा, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड वही बना रहा। बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके सामने है, इसमें ना तो ए का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, ना तो बी का मैग्नीट्यूड, ना तो उनके बीच में एंगल चेंज हुआ है, थीटा उतना का उतना है। लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो पहले यहां पे था वो अब यहां पे चला गया, उसका डायरेक्शन यहां चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हर हाल में अनचेंज रहेगा बच्चों। यहां पे करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर 9। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है इफ ए इक्वल टू 3i कैप बी 3i कैप प्लस जे कैप। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन दिया हुआ बच्चों वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 4 टाइम्स ऑफ जे कैप। अगला दिया है वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ i कैप, 7 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 24 टाइम्स ऑफ जे कैप, 24 टाइम्स ऑफ जे कैप। अच्छा, करो वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। एक ऐसे वेक्टर की मुझे तलाश है, रिक्वायर्ड वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या हो, बी के मैग्नीट्यूड के सिमिलर हो और जिसकी डायरेक्शन जो हो वो ये के अलांग हो। ये के अलांग डायरेक्शन देने के लिए बच्चों मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि जिसका मैग्नीट्यूड देना है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई जिसकी डायरेक्शन देनी उसके अलांग यूनिट वेक्टर। ये प्रोसेस आप कर देंगे तो ऐसा वेक्टर आपको मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ बी के सिमिलर होगा और जिसकी डायरेक्शन ए के अलांग होगी। प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। बी का मैग्नीट्यूड यहाँ के अंदर बच्चों जो भी होगा अभी रख लिया जाएगा। ये के जगह पर, ये कैप के जगह पर हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर निकालने का यही तो नियम होता है, जिस वेक्टर के अलांग यूनिट वेक्टर चाहिए है उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम लोग। बच्चों वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड यहाँ के अंदर होगा ये रहा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों 7 का स्क्वायर, दिस मीन्स 49 और 24 का स्क्वायर जो भी हो अभी देख लेंगे। यहाँ के अंदर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 25 और मैग्नीट्यूड यहाँ बी का आ जाएगा 5। सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ बच्चों। इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 625 और 625 का स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा 25। यहाँ के अंदर आ गया 25 मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 5। तो बच्चों सब मिला जुला करके जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर था, रिक्वायर्ड वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ओके, और वेक्टर ए का वैल्यू, वेक्टर ए को मैं यहाँ रख देता हूँ तो आ जाएगा कितना 3i कैप प्लस 4 जे कैप। ये हो गया बच्चों 3i कैप प्लस 4 टाइम्स ऑफ जे कैप। ऐसे यहाँ के अंदर बच्चों ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस यहाँ के अंदर 20 टाइम्स ऑफ जे कैप। ये बच्चों यहाँ के लिए तरीका आ गया, ठीक है, यहाँ के लिए तरीका आ गया 15 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 20 टाइम्स ऑफ जे कैप। और अगर मैं यहाँ देखूँ करेक्ट चॉइस हमारा कौन सा है तो करेक्ट चॉइस बच्चों ऑप्शन डी यहाँ के अंदर होगा। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखें आप लोग, कह रहा दी यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ के अंदर दिया गया है वेक्टर ए, दिस इज गिवन हियर। कितना दिया बच्चों 4 टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 6 टाइम्स ऑफ के कैप, ऐसे दिया गया है। एंड वेक्टर बी विच इज गिवन हियर माइनस i कैप, बच्चों यहाँ दिया है माइनस i कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ जे कैप और यहाँ है माइनस 8 टाइम्स ऑफ के कैप, ऐसे दिया है। हमसे पूछा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पहले इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या उसको निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैंने आप सबको बताया बच्चों कि अगर i j k में वेक्टर्स दिए हों तो वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी बहुत बड़ा रूल आपको नहीं लगाना है। सीधे सीधे i को i से, j को j से, k को k से अलजेब्राइक ढंग से आप जोड़ घटा लीजिए। यहाँ के अंदर 4i कैप प्लस माइनस यहाँ के अंदर i कैप कितना आ गया 3i कैप, 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस हो गया 6j कैप। बच्चों 6k कैप माइनस 8k कैप, ये हो गया माइनस 2k कैप।
हमें चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। बच्चों यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा? किसी वेक्टर के अलोंग अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए होता है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम उसी के मैग्नीट्यूड यानी ए प्लस बी का जो मॉडुलस है उसी से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 6 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ के कैप, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। और उसी का मैग्नीट्यूड हम लेंगे बच्चों तो आ जाएगा आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 9, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 36, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 4। इतना आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ के अंदर 9 प्लस 36 40 माफ करिएगा 36 प्लस 4 40 एंड 9 49 का स्क्वायर रूट 7। यहाँ पर आंसर आ गया 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 3 आई कैप प्लस 6 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ के कैप। और यहाँ के लिए बच्चों अगर मैं ऑप्शन में देखूं कि कौन सा चॉइस यहाँ करेक्ट होगा तो करेक्ट मैचिंग जो हमारा है दिस इज ऑप्शन ए। Option A would be the correct choice in this particular question. Now let's enjoy question number next. Question है question number 21. Let's enjoy. कह रहा है if a vector 2i cap plus 3j cap plus 2k cap. Question number बच्चों this is 21. यहाँ पे हमसे कहा गया है कि दो वेक्टर हैं, एक को मैंने अपने साइड से मान लिया ये जिसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऐसे दिया है। और एक और वेक्टर दिया उसको चलो मैं अब मान लेता हूँ b, और इस वेक्टर को लिखा गया है 4i कैप माइनस 4j कैप, 4i कैप माइनस ऑफ 4j कैप, और यहाँ के अंदर बच्चों ये है प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ k कैप। ओके, देन दी वैल्यू ऑफ अल्फा, तो यहाँ के अंदर अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। बच्चों सवाल में कहा गया ये दोनों परपेंडिकुलर है, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, कोई भी दो वेक्टर बच्चों अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना होता है 0। ओके, अगर डॉट प्रोडक्ट में यहाँ आई जे के नियम से लूँ तो यहाँ आ जाएगा आई का आई से यानी 2 इंटू 4 प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों 3 इंटू माइनस 4 प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा 2 इंटू अल्फा, 2 इंटू अल्फा। दिस डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 8 आ गया और यहाँ आ गया -12, ये आ गया 2 अल्फा, दिस मच इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा -4 प्लस ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू 0 यानी 2 अल्फा इक्वल टू +4 हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या आ जाएगी 2। अल्फा की वैल्यू बच्चों अगर 2 यहाँ के अंदर आ गया है तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारा होगा दिस विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसको, इसमें कहा गया है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप ऑन वेक्टर बी which is given here 4i cap minus 4j cap plus 7k cap। क्वेश्चन नंबर बच्चों 22 एंड इट्स सॉल्यूशन। यहां पे ऐसे मान लो दो वेक्टर हो, एक का नाम बच्चों यहां के अंदर ये हो और अगले का नाम बी हो। हमसे कहा ये का प्रोजेक्शन बी पर, मान लो यहां वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये का प्रोजेक्शन बी के अलांग अगर मुझे लेना है इट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये का प्रोजेक्शन बी के अलांग जो भी प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा बच्चों ये कॉस थीटा। इट मीन्स मुझे क्या बताना है बच्चों, ये कॉस थीटा। ठीक, ये कॉस थीटा मुझे बताना है क्या होगा ये। ऐसे केसेस में मैंने कहा था कि आप लोग डॉट प्रोडक्ट ले लिया करो उन दोनों वेक्टर का। अगर ये डॉट बी लिखोगे तो बाई फार्मूला इसको आप लिखोगे ए बी कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये का कंपोनेंट बी के अलांग लेना है, दैट मीन्स
मुझे फाइंड आउट करना ये कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी बच्चों ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मॉडुलस, बी का मैग्नीट्यूड। ये डॉट बी अगर यहाँ के अंदर मैं निकालूंगा, देखिए इन दोनों वेक्टर को इन्होंने दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेक्टर ये यहाँ के अंदर बच्चों दिया गया है, वेक्टर ये विच इज गिवन हियर आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप एंड प्लस यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास है k कैप प्लस k कैप। और वेक्टर बी विच इज गिवन क्या दिया गया है, दिस इज 4i कैप माइनस 4 टाइम्स ऑफ j कैप माइनस 4 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस 7 टाइम्स ऑफ k कैप, ऐसे दिया गया है। बच्चों अगर ये वैल्यूज यहाँ के अंदर है तो यहाँ लाके हम रख लेते हैं। ये डॉट बी करेंगे, क्या मिलेगा, i का i से 4 इंटू 1 4 हो गया, j का j से माइनस 2 इंटू 4 दैट मीन्स यहाँ प्लस 8 हो जाएगा, 7 इंटू 1 यहाँ के अंदर प्लस 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड इन दी सेंस बच्चों यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, 7 का स्क्वायर बच्चों 49। ये कॉस थीटा की जो वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 8 12 हो गया, 12 प्लस 7 19 हो गया, डिवाइडेड बाई 16 प्लस 16 32 प्लस यहाँ 49, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 81 और यहाँ हो गया 19 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो होगा 19 डिवाइडेड बाई 9, जो कि मुझे ऑप्शन ए में मिल रहा है। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।